वेरी वॉर्म गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जिस चीज़ को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो खुद इन्वायरमेंट है। ये वीडियो दो पार्ट में बना है। ये जो आप पीछे फोटोग्राफ देख रहे हैं वो मेरे ही कैमरे से रैंडमली क्लिक हुआ है। और आज जिस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे वो फंडामेंटल लाइन है। तो इन्वायरमेंट को, इस वीडियो को जानने से पहले, आगे पढ़ने से पहले आप 3 काम करिएगा। आई बटन में सिस्टमेटिक 3 वीडियो आएगा। एक हिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, दूसरा इकोलॉजी और इकोसिस्टम। ये ज़रूर आप देख लीजिएगा। उसके बाद से जो है आप इसको पढ़िएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। माई सेल्फ डॉक्टर प्रकाश। थोड़ा सा समय यात्रा भी करा दूं आपको इन टाइम। समय यात्रा इन टाइम मतलब कि जो हमारे कुछ वीडियोस हैं उनको मैं आपको रिकॉल कराना चाहता हूं जो कि यहाँ पे डिस्कस होंगे। अब आप एक हैचरी, एक लेवल आप देख रहे हैं जिसमें कि जेनेटिक सिस्टम के मेकअप से लेकर इकोसिस्टम तक की बातें की गई हैं। ये फंडामेंटल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जिस पे कि हर सिस्टम, हर कंपोनेंट काम करता है, ठीक। कोई जेनेटिक सिस्टम होगा, कोई सेलुलर सिस्टम होगा, कोई ऑर्गन सिस्टम होगा, कोई ऑर्गेनिज्म होगा, कोई पॉपुलेशन होगा, कोई इकोसिस्टम होगा। मुख्य चीज़ इसमें गौर करने वाली है एक पॉइंट कि हमने इकोसिस्टम और पॉपुलेशन के बीच में कम्युनिटी को क्यों नहीं रखा है। दिमाग में आना चाहिए विचार कि कम्युनिटी क्यों नहीं। पॉपुलेशन बनाएगी कम्युनिटी, कम्युनिटी बनाएगी इकोसिस्टम, यही तो होना चाहिए। यह सवाल मुझे एक बच्चे ने फ़ोन करके पूछा कि सर आप लग रहा है उस वीडियो में भूल गए। तो बेटा नहीं, मैं भूला नहीं हूँ। इकोसिस्टम ही कम्युनिटी सिस्टम। अब जेनेटिक सिस्टम आप देख रहे हैं तो ये कहाँ से आएगा? जीन से आएगा। फिर सेलुलर सिस्टम देख रहे हैं तो सेल से आएगा। भाई सेल से ही तो सेलुलर सिस्टम का विकास होगा। फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम का विकास हुआ होगा। हाथ, गोड़, नाक, पैर, आँख, कान, नाक, मुंह सब बने होंगे। फिर ऑर्गन सिस्टम के बाद से ऑर्गेनिज्म सिस्टम का निर्माण हुआ। फिर पॉपुलेशन का निर्माण हुआ, पॉपुलेशन सिस्टम का निर्माण हुआ। और फिर इकोसिस्टम तो कहीं से बना होगा, कहीं से तो बना होगा ना। व्हाट तक कहीं से बना होगा इट इज कम्युनिटी। कम्युनिटी से ही इकोसिस्टम का निर्माण हुआ। दैट्स वाई जहाँ से भी आपने ये देखा होगा तो आपने इसके बगल में एक स्लाइड में इसको भी देखा होगा। जीन से जेनेटिक सिस्टम, सेल से सेलुलर सिस्टम, ऑर्गन से ऑर्गेनल सिस्टम, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म सिस्टम, पॉपुलेशन से पॉपुलेशन सिस्टम एंड कम्युनिटी से इकोसिस्टम। इसीलिए इकोलॉजी जो है इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही फंडामेंटल। अगर इन्वायरमेंट का हम पिरामिड बनाएं तो सबसे जो निचला प्रोड्यूसर लेवल आएगा ना, वो शुरू होगा इकोलॉजी, वो वहीं से शुरू होगा। और इसीलिए इकोलॉजी, इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट, ये तीनों 3E जो हैं ये नेचर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी से सारे डायनेमिक्स नेचर के गवर्न होते हैं। चाहे आप किसी भी ब्रह्मांड के ग्रहों पे रहें, चाहे किसी भी ब्रह्मांड के निर्माण को समझें, चाहे अपने सोलर सिस्टम के निर्माण को समझें, चाहे अपने सोलर सिस्टम के प्लैनेटरी सिस्टम का निर्माण समझें, चाहे आप कोई भी, फ्रॉम अ सिंगल सेल टू एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ,
ये सारा कुछ एनवायरनमेंट के अंतर्गत आता है। आप कल्पना नहीं कर सकते, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट बताओ, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें एनवायरनमेंट आप न पढ़ रहे हो प्रेजेंट डे में, और न पढ़े हो। हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का आई बटन में आएगा, आप उसको जरूर देखिएगा। पूरा इतिहास मैंने लिख दिया उसमें, एनवायरनमेंट कहाँ से शुरू हुआ, कब से शुरू हुआ, क्या कहानी है इसकी। अब ये तो इवोल्यूशन की बात हो गई। अब आइए इकालजी। इकालजी का जो वीडियो देखेंगे तो कुछ इस तरह का एक आपको दिखा होगा। इकालजी में दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, एबायोटिक, बायोटिक। बायोटिक कंसीडर एंटायर लिविंग थिंग एंड एबायोटिक covers entire non-living thing, but abiotic and biotic both are interlinked together and both are dependent on each other either directly or indirectly. अब आइए बात करें एबायोटिक की। इकालजी में आप देख लीजिए, इसको देख लीजिए, अभी इन्वायरमेंट का आएगा, आप उसको देखिएगा, डिफरेंस देखिएगा। इकालजी में एबायोटिक कंपोनेंट को तो बांटते हैं चार मुख्य पार्ट में। पहला पार्ट है क्लाइमेटिक, दूसरा है इडेफिक, टोपोग्राफिक एंड केमिकल। बायोटिक कंपोनेंट में ऑल लिविंग कंपोनेंट मैंने अभी बता दिया है, समस्त लिविंग कंपोनेंट आएंगे, सूक्ष्म जीव से लेकर सारे वेल तक। अब वेल से बड़ा स्पेसीज धरती में नहीं है, इसीलिए मैं कहा सूक्ष्म जीव से लेकर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू वेल। अब आइए क्लाइमेटिक में। क्लाइमेटिक के कौन कौन से कंपोनेंटल फैक्टर्स कौन कौन से इकालजी में होंगे? लाइट, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल एंड विंड, मेजर क्लाइमेटिक फैक्टर। मेजर इडेफिक फैक्टर कौन से होंगे इकालजी के? पीएच, सैलिनिटी, एल्कनिटी एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। रिमेंबर दिस थिंग, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अभी सिनिकालजिस के पहले वीडियो था, उसमें जर्मिनेशन की जहाँ बात हो रही थी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑल इन द सॉइल इज आल्सो द फंडामेंटल बेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड्स. It is also similar necessary as necessary the nutrient cycle is in a soil. Now, the fourth one is topographic. What is topographic? It is very simple to understand. It is just the slope of mountain and mountain position or landscape. What is topographic? When we call it anything in a topographic, it means a topology. Topology consider either the mountain top portion towards moving foothill, downward, upward, or sun facing, जिधर पे सन की लाइट पड़ रही है, और द अपसाइड डाउन टेरेन्स ऑफ द नेशन. कहीं आप कभी सड़क से गुजरे तो देखें कि आप सड़क ऊंची है, कुछ नीचा खाल, जो ज़मीन भूभाग है, वो चीज़ें टोपोग्राफिक में आती हैं. धरती समतल नहीं है ना. अर्थ इज़ नॉट होमोजीनियस, इट इज़ हेट्रोजीनियस. हेट्रोजीनियस इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, हेट्रोजीनियस इन केस ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑल्सो. अर्थ हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस लीनियर नहीं है. वो बटी है टेरेस्ट्रियल में और एक्वेटिक में. टेरेस्ट्रियल भी आपका होमोजीनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस है. कहीं पे आपका फोल्डेड माउंटेन, कहीं पे आपका डेक्कन के माउंटेन, कहीं पे आपका प्लेन्स हैं, कहीं प्लेटूज हैं. तो ये जो हेट्रोजीनिसिटी है ये टोपोग्राफी में आती है, ये टोपोग्राफिक में आती है. और ये टोपोग्राफिकल डिवीजन जो है इकालजी में सनलाइट और प्लांट के ग्रोथ और न्यूट्रिएंट्स और इकोसिस्टम के अलग नज़रिए से देखने की बात करता है. फिर
केमिकल कंपोनेंट, केमिकल सिमिलरली इनऑर्गेनिक होगा या ऑर्गेनिक होगा, केमिकल सिमिलर होगा या तो ऑर्गेनिक होगा या तो इनऑर्गेनिक होगा। और जो आपका इकोसिस्टम है जिसमें एनर्जी फ्लो हो रही है, उसमें क्या हो रहा है, यही इनऑर्गेनिक टूट कर ऑर्गेनिक में बनता है और ऑर्गेनिक टूट के फिर इनऑर्गेनिक में। ये चक्री चलती है, ये साइकिल चलती रहती है। द शो मस्ट गो ऑन। नाउ कमिंग टू इकोसिस्टम, as we all discussed this thing in our previous videos. Now coming to the ecosystem, you see that there are many similarities. एक गेम होता है, बचपन में खेला जाता है कि दो फोटो है, उन दो फोटो में डिससिमिलरिटीज़ को ढूंढिए या सिमिलरिटीज़ को ढूंढिए। तो अब आप इसमें भी देखिए, इकोसिस्टम में भी एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट है, जैसे इकोलॉजी में। एबायोटिक कंपोनेंट में क्लाइमेट, इडेफिक, ट्रोपोग्राफिक, और इसमें क्लाइमेटिक, इडेफिक, टोपोग्राफिक एंड केमिकल। यहाँ पर इकोसिस्टम में इडेफिक में ही केमिकल कंपोनेंट को हम देखते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के फॉर्म में, और यहाँ एक अलग ही सेगमेंट है, देख रहे हैं। मैं आपको डिफरेंस दिखा रहा हूँ अभी। फिर बायोटिक में आप ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ देख रहे हैं, इसमें केवल बायोटिक दिख रहे हैं। ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ। हेटेरोट्रॉफ को फिर दो भागों में बांटा गया, मैक्रो और माइक्रो, ऑन द लेवल बेसिस ऑफ देयर कंजम्पशन ऑफ देयर फूड मटेरियल, क्वालिटी, फ्लो ऑफ एनर्जी एंड द साइज। मैक्रो में आता है आपका प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, क्वार्टरी कंज्यूमर। बहुत सारे इसमें लिखा है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, पर क्वार्टरी भी होता है, क्योंकि टर्सरी कहीं कहीं पे लार्ज स्पीसीज होता है और स्मॉल स्पीसीज में विभक्त किया गया है, डिफरेंशिएट माने किया गया है। इन केस ऑफ मैक्सिमम एक्टिविटी इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती। व्हाट आर माइक्रो कंज्यूमर्स? माइक्रो कंज्यूमर्स सैप्रोफाइट्स, इकोसिस्टम का वीडियो तो देखे ही होंगे ना। सैप्रोफाइट्स डीकम्पोजर इकोसिस्टम, इसीलिए इकोसिस्टम वाइज शेप होता है। एनर्जी फ्लो देख रहे हैं। अब इकोसिस्टम में जब ये देखिए, इसमें इकोलॉजी में जब टोपोग्राफी की बात करेंगे तो अलग चीज़ है, पर इकोसिस्टम में जो टोपोग्राफी की बात करेंगे वो क्या होगा, फिर वो भी सेम होगा, बस तरीका अलग अलग है। देखिए इडेफिक का इसमें केमिकल और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक अलग कर दिया है, और इसमें इडेफिक में ही ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ऐड किया, क्योंकि न्यूट्रिएंट साइकिल की बात इडेफिक फैक्टर में किया जाता है इकोसिस्टम में। न्यूट्रिएंट्स की बात, एनपीके, मेजरली एनपीके की बात जो है इकोसिस्टम में होती है, और यहाँ पर पूरा का पूरा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट आएगा। अब इसके बाद से हम लोग फिर अब प्रेजेंट कंडीशन में समय से वापस आते हैं और हम देखते हैं एनवायरनमेंट को। हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जरूर देखिएगा, फंडामेंटल क्लियर होगा। इन्वायरमेंट दो प्रकार के नहीं होते हैं, अगर हम इसको डिफाइन करें नेचुरली, तो अगर हम दुनिया में देखें तो ग्लोबली इन्वायरमेंट तो दो प्रकार का होगा, पर जब हम इसको कैटेगराइज करते हैं तो इट इज ऑफ 3 टाइप्स, जितना मैं पढ़ा हूँ। और यह पहली बार देखने जा रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा आपको सरप्राइजिंग लगेगा, क्योंकि मैं हर जगह कहता हूँ कि जो है 2 ही इन्वायरमेंट होते हैं, तो इन्वायरमेंट 3 प्रकार के होते हैं। ब्रॉडर लेवल पे सोचिए आप कहाँ होंगे तीसरा प्रकार, तब तक मैं पहला और दूसरे को डिफाइन करता हूँ। पहला है नेचुरल इन्वायरमेंट, प्रकृति, खूबसूरत नेचर, सारे के सारे कंपोनेंट गवर्न्ड बाय नेचर, सब का सब नेचर से गवर्न होता है, उसको हम नेचुरल इन्वायरमेंट कहते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट में कोई भी, अगर आप नेचुरल इन्वायरमेंट में खड़े हैं
तो आपके सराउंडिंग पेरीफेरी में कोई भी आर्टिफिशियल या मैन इंजीनियर्ड ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब आप अगर जंगल के बीचों बीच में खड़े हैं तो वहाँ से जो आपका पेरीफेरी होगा, जिस सराउंडिंग में आप खड़े रहेंगे, उस सराउंडिंग में रेल ट्रैक, रोड ट्रैक, कोई एयर रूट जो है आपके ऊपर से ना हो। माने कंप्लीट इन्वायरमेंटल कंडीशन, कंप्लीट नेचुरल, जिसको कहते हैं ना, एक होता है कि कहते हैं कि ओरिजिनल शहरी माने प्योर बॉर्न इन सिटी, एक होता है ओरिजिनल विलेजर माने बॉर्न इन विलेज, देसी। और उसी तरह एक है आपका नेचुरल, प्योर नेचुरल, और जो आप दूसरा आर्टिफिशियल जिसकी मैं बात किया। अभी आप सोच ही रहे होंगे इंटरलिंकिंग क्या है, अभी बताता हूँ। आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल मतलब मैन इंजीनियर्ड इन्वायरमेंट। मैन इंजीनियर्ड कोई भी सिस्टम हो, इकोसिस्टम में ही आपको देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंट तो फंडामेंटली नेचुरल ही होता है, पर आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट भी, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग। समझ रहे हैं? जैसे ग्रास लैंड जैसे बनाया गया हो, या आप जो है ग्रेजिंग इकोसिस्टम बनाएं, चरागाह, और जो है टूरिज़्म के लिए इकोसिस्टम डिज़ाइन करें, या रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजी करें, एक्वेरियम को देखें, या स्पेस इकोसिस्टम की बात करें। स्पेस इकोसिस्टम मतलब कि वह प्रणाली जिसको नासा के साइंटिस्ट जो है अंतरिक्ष में ले जाते हैं अपने जीवन यापन के लिए, जिसमें खाना आता है, इडेबल सब्सटेंसेस आते हैं, उनके बायोमास के अकॉर्डिंग वो इडेबल सब्सटेंस पैक किए जाते हैं कि ये अगर इतना दिन रहेंगे तो कितना बायोमास इनका बढ़ेगा, क्या कंजम्पशन रेट होगा। तो ये डिजाइंड होता है बाई मैन, क्योंकि स्पेस में जो उनको अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लगनी है वो भी डिजाइंड है। इसीलिए स्पेस इकोसिस्टम जो डिज़ाइन होता है ये नासा की प्रोड्यूड यूनिवर्सिटी करती है। और इसके बाद जैसे अब ये जानकारियाँ हमको कहाँ से मिल रही थी नासा वाली, तो आपको बता दें कि कमला नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एंड सोशल साइंसेज का जो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस है, जिसका ये यूट्यूब चैनल है, तो इसमें बच्चों को हम अपॉर्चुनिटी देते हैं नासा की क्लासेस भी करने का। हम नासा के साथ भी जो है बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं वर्चुअल। तो इसलिए ये जानकारी हमारे पास है। इसके बाद से अब आइए इंटरलिंकिंग के बारे में। एक बार हमारे यहाँ एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी, ऐसे ही मीटिंग थी जनरली, तो बहुत बड़े बड़े अधिकारी लोग आए थे। तो उन्होंने, एक अधिकारी ने उनसे पूछा क्वेश्चन कि सुल्तानपुर में एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट क्या कर रहा है। मैंने कहा सर एनवायरमेंटल साइंस सुल्तानपुर में नासा और इसरो के साथ काम करता है कैपेसिटी बिल्डिंग पे। तो जज थे सुल्तानपुर के और डीएम थे सुल्तानपुर के, दोनों जने ही हमारा मुंह देख रहे थे, शॉक्ड रह गए। कहे क्या बात कर रहे हैं, नासा सुल्तानपुर? हम कहे जी नासा सुल्तानपुर, इसरो सुल्तानपुर। और मैं जो ये नासा और इसरो सुल्तानपुर में हमारे डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट साइंस में चलता है, इसके लिए डॉक्टर प्रकाश चौहान और जो है प्रोफेसर ब्रॉक, इन दोनों को मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, बहुत ही हेल्पफुल, उन्होंने बहुत सपोर्ट करते हैं बच्चों को। तो ये दोनों क्लास बच्चों के लिए चलती हैं हमारे डिपार्टमेंट में। अब आइए इंटरलिंकिंग की बात करें। व्हाट इज इंटरलिंकिंग इन्वायरमेंट? अब आप देखिए इंटरलिंकिंग इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है दुनिया भर में, और ये नया शब्द मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ, इसलिए अगर कोई क्यूरी हो तो ज़रूर पूछिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक नंबर लिखा होगा, वो मेरा व्हाट्सअप है, तो आप उस पर मुझे कॉल या जो है मैसेज कर सकते हैं। इंटरलिंकिंग इन्वायरमेंट ये इन्वायरमेंट होता है कि कोई भी
मैन इंजीनियर्ड सबस्टेंस डंप हो गया, कहीं भी पड़ा कचरे में पड़ा है और उस पर नेचुरल ग्रोथ हो रही है। जैसे कि समुद्र में आप कभी यूट्यूब पर वीडियो देखें किसी का टाइटैनिक का, तो देखें कि समुद्र के तटछल पे पड़े शिपों में कोरल्स ग्रो कर रही हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज इंटरलिंकिंग एनवायरनमेंट। कभी आप देखें कि कोई अबंडेंट इमारत है सरकार की या रेल की, उस पे देखें आप क्लाइंबर्स और पेड़ अपने आप ग्रो कर रहे हैं। ये इंटरलिंकिंग एनवायरनमेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये इंटरलिंकिंग एनवायरनमेंट है। नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब प्योर एनवायरनमेंट, प्योरेस्ट एनवायरनमेंट। अगर आपको वहाँ रखा जाए तो मतलब आप ही हैं वहाँ पे, और बाकी सब एनवायरनमेंट नेचर का क्रिएटेड है, एक घास तक। अब इस तरह के इस पे प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। इंटरलिंकिंग इन्वायरमेंटल कंस्ट्रक्शन पे काम चल रहा है बहुत तगड़े से। समुद्र के अंदर डंप जो भी शिप्स हैं वो उस पे कोरल का जो है बसेरा बन रहा है, उसमें नई नई शिपों की फिशेस की कॉलोनीज बस रही हैं। जो पुरानी शिपें डंप हो गई हैं, जो किसी तरह पानी में डूब गई हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। मतलब नेचुरली वो डाली ना जाए, ध्यान रखिएगा, एक्सीडेंटली वो वहाँ पहुँची हों। वो ऑब्जेक्ट एक्सीडेंटली किसी नेचुरल इन्वायरमेंट में पहुँच गया जहाँ पर कि पहले उसको नहीं होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, और फिर वो वहाँ पे नेचर के कंपोनेंट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर हैबिटेट पर्पस और फॉर द रीजनरेशन ऑफ इकोसिस्टम। तो वह इन्वायरमेंट इंटरलिंकिंग इन्वायरमेंट कहलाता है। आज तक के किसी भी वीडियो में आप इंटरलिंकिंग इन्वायरमेंट का क्लासिफिकेशन नहीं समझे होंगे, पर यह पहला वीडियो है ऐसा जो इंटरलिंकिंग इन्वायरमेंट को 3 पार्ट में बांट दिए हैं, और इसके लिए मुझे जो है बड़ा मेहनत करना पड़ा। तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो समझ में आ रहा है, इन्वायरमेंट 3 प्रकार का है। नेचुरल, इंटरलिंकिंग इन्वायरमेंट और आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट। इंटरलिंकिंग नेचुरल तो आप समझ ही गए, आर्टिफिशियल मैन इंजीनियर्ड हो गया। इंटरलिंकिंग इन्वायरमेंट वो है जैसे कि मान लीजिए किसी जगह पर वहाँ पे आर्टिफिशियल सामान नहीं होना चाहिए, जैसे शिप है, जैसे कोई प्लेन क्रैश हो गया या कबाड़ में पड़ा है जंक यार्ड में, उसके ऊपर जो नेचुरल हैबिटेट ग्रो करने लगता है, नेचुरल इकोसिस्टम डेवलप करने लगता है, तो वह पोर्शन जो होता है, उतना पोर्शन वो इंटरलिंकिंग इन्वायरमेंट में आता है। अब इन्वायरमेंट का क्लासिफिकेशन समझिए। इन्वायरमेंट को 2 हिस्सों में बांटते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो इन्वायरमेंट कौन कौन से होंगे? फिजिकल, बायोलॉजिकल, एनर्जी। देखिए ध्यान रखिएगा, जो मैं बांट रहा हूँ वो बहुत आपको मिलेगा नहीं कहीं, इसीलिए गूगल पे तो चौंकिएगा मत। फिजिकल, बायोलॉजिकल, एनर्जी। और इन्वायरमेंट को 2 भागों में कहाँ बांट रहे हैं? माइक्रो और मैक्रो, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो को 3 भाग में बांटा गया, फिजिकल, बायोलॉजिकल और एनर्जी कंपोनेंट में। फिजिकल इन्वायरमेंट में कौन कौन से इन्वायरमेंट आएंगे? देखिए, फिजिकल की बात करें तो उसमें आएगा आपका एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर। समझ रहे हैं? इन्वायरमेंट इज क्लासिफाइड इनटू 2 ब्रॉडर कैटेगरीज अराउंड द यूनिवर्स। ठीक है, एक है मैक्रो और एक है माइक्रो। मैक्रो इन्वायरमेंट में आएगा फिजिकल, बायोलॉजिकल, एनर्जी। और फिजिकल फिर 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 भाग में, एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। एटमॉस्फियर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। फिर बायोलॉजिकल कंपोनेंट को 2 भाग में बांटा गया है। देखिए, बायोटिक
और एबायोटिक, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मतलब ऑल लिविंग कंपोनेंट, ऑल लिविंग कंपोनेंट। अब यहाँ पर जो बायोटिक है वो बायोटिक, इकालजी का बायोटिक एक ही है। एबायोटिक में अब देखिए क्या क्या आ रहा है, इकालजी का एबायोटिक कंपोनेंट यहाँ ऐड हो रहा है। क्लाइमेटिक, टोपोग्राफिक, इडेफिक, केमिकल। केमिकल में क्या है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। देख रहे हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात की गई। एक बार मैं क्लास पढ़ा रहा था, करीबन 80 बच्चों की क्लास थी, और मैं उसमें एक सवाल पूछा कि वाई वी कॉल एटमॉस्फेयर एटमॉस्फेयर। 15 मिनट तक मैं अपने चेयर पे बैठा रहा और वेट कर रहा था कि अब ये लोग आंसर दें इसका, और 15 मिनट तक पूरे क्लास में पेंसिल गिरने की भी आवाज़ नहीं सुनाई दी। 80 बच्चों की क्लास थी, 80 स्टूडेंट्स, और वो मास्टर्स ऑफ साइंस कर रहे थे। एटमॉस्फेयर को एटमॉस्फेयर क्यों कहते हैं, क्योंकि दिस इज द एटम अराउंड द स्फीयर। ये जो स्फीयर है ये एटम का बना है, इसीलिए इसको एटम स्फीयर कहते हैं। 15 मिनट बाद जब मैंने बताया तो लोगों ने कहा, ईमानदारी से बोला कि सर आज तक हमको किसी ने नहीं बताया था। तो फिर मुझे वही बात याद आई कि इंटरमीडिएट तक इंग्लिश के टीचर होते हैं, 12th तक इंग्लिश कंपलसरी है, पर 12th के बाद भी बच्चा इंग्लिश स्पोकन कोर्स करने जाता है, थैंक्स टू एजुकेशन पॉलिसी। हाइड्रोस्फीयर मतलब स्फीयर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कॉम्बिनेशन विथ ऑक्सीजन और इनहेरेंट हाइड्रोजन। सिंगल हाइड्रोजन भी रहेगा H2 तो भी, और H2O रहेगा तो भी हाइड्रोस्फीयर में आएंगे। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब क्रस्ट, सरफेस, सॉइल, रॉक, एवरीथिंग यू फाउंड हियर, लिथोस्फीयर। और ये कलेक्टिवली तीनों को अगर हम जोड़ दें, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, तो ये बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। अब आइए आप एनर्जी कंपोनेंट में। मैं थोड़ा सा बतियाने लगता हूँ, मुझे लगता है कि मैं क्लासरूम में टीचिंग कर रहा हूँ। ये सब मुझे बोर्ड, ये जो मेरा है ये क्लासरूम ही लगता है मोबाइल। एनर्जी कंपोनेंट पे बात करते हैं। ये चीज़ आप किसी भी वीडियो में नहीं पाएंगे, इस तरह का क्लासिफिकेशन, ये जो मैंने यहाँ पे आपको डिफाइन कर रहा हूँ, नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे क्योंकि है। एनर्जी कंपोनेंट दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्शनल, एक होता है सर्कुलर। एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम याद आएगा, वीडियो आएगा देखिएगा। डायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में चल रहा हो, डायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में चल रहा हो। जैसे फ्लो ऑफ एनर्जी 10% लॉ, यूनिडायरेक्शनल। दूसरा है सर्कुलर। सर्कुलर दो प्रकार का होता है, आइदर कंप्लीट साइकिल और इनकम्प्लीट साइकिल। कंप्लीट साइकिल मतलब कि पूरा साइक्लिक हो, जैसे वाटर साइकिल। इनकम्प्लीट साइकिल मतलब फास्फोरस साइकिल। जो साइक्लिक मतलब क्या, जो एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर से ग्राउंड पर आए और फिर वापस एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर में चला जाए, तो वो साइक्लिक हो गया। जो एटमॉस्फेरिक रिजर्वायर से आए और ग्राउंड पे रह जाए, वो इनकम्प्लीट साइकिल हो गया। या जो ग्राउंड से ग्राउंड पे ही रह जाए, वापस उस कंपोनेंट में न मिल पाए जिस कंपोनेंट से वो निकला था, जहाँ से,
तो वो इनकम्प्लीट साइकिल में आ जाएगा। एम आई क्लियर नाउ? दूसरा जो मेजर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट है वो है माइक्रो। माइक्रो इन्वायरमेंट शुरू होता है आपका कल्चर से। कल्चर, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। कल्चरल इन्वायरमेंट क्या है? जो हमारे रिलीजियस कल्चर्स में इन्वायरमेंट है। रिलीजियस कल्चर में इन्वायरमेंट। अब रिलीजियस कल्चर में इन्वायरमेंट कहाँ देखेंगे आप? अर्जडाइन इंडिका का नाम सुने हैं? अर्जडाइन इंडिका। अर्जडाइन इंडिका मतलब होता है नीम। नीम का पेड़ का जो है महत्व पूरे धरती पर सबसे पहले आयुर्वेद में लिखा गया। फिर उसके बाद से दूसरी सबसे पहली किताब हुई चरक संहिता, उसमें भी लिखा गया नीम का महत्व। इसी तरह नीम का महत्व हदीस में भी है। हदीस एक इस्लामिक ग्रंथ है, उसमें भी है। गुरु ग्रंथ साहब में भी इसका जिक्र है। क्यों? औषधि के गुण इसके जानते थे लोग, तभी तो। और इस ट्रेडिशन को रिलीजियस कल्चरल माध्यम से, कल्चर के माध्यम से हम लोग को आगे ट्रांसफ़र पीढ़ी दर पीढ़ी किया गया। कल्चर के माध्यम से 5 पेड़ लगाने की परंपराओं को आगे बढ़ावा दिया गया। पीपल को पूजना, बरगद को पूजना, तुलसी को पूजना, सेक्रेट्स आपका जो पेड़ हैं, वृक्ष हैं, वट वृक्षों की पूजा, ये सारे हिंदू मैथोलॉजी में रिलीजियस मैंडेटरी हैं। और याद से नहीं है, सदियों से हैं। प्राचीन सभ्यताओं में जो यजुर्वेद है उसमें पीपल के पत्तों के औषधि गुणों के थोड़ी सी चर्चा की गई है। और हार्ट शेप में ही होता है पीपल का पत्ता भी। और उसका कल्चरल इम्पोर्टेंस है कि अगर वो उसको तोड़िए मत, अगर वो गिरा है ज़मीन पर ताज़ा पत्ता हरा या सूखा हुआ, तो सुखा के उसका जो चूर्ण होता है उसको गुनगुने पानी में घोल करके पीने पे हार्ट के कोलेस्ट्रॉल ब्लॉकेज ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद से सोशल इन्वायरमेंट आता है। सामाजिक व्यवस्थाओं पे पर्यावरण, जहाँ से एग्रो सिल्वी कल्चर या जो है कृषि वनी की खेतियों के बारे में जिक्र होता है। सोशल इन्वायरमेंट हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ बताता है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट्स के बारे में बताता है रिगार्डिंग इन्वायरमेंट, रिगार्डिंग आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी। पोल्यूशन को कैसे मिटिगेट करना है, मिनिमाइज़ करना है, 7R फार्मूलाज हैं, इन सारी चीज़ों का जिक्र इसमें आता है। सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बात की जाती है। भविष्य में हो रहे पर्यावरण में जो बदलाव होंगे उस पर सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी बातें की जाती हैं। वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इकोनॉमिकल में आपका इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट आता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस आता है, असेसमेंट आता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टेटमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात इकोनॉमिक्स का ही पोर्शन है। फिर इसके बाद से आपका पॉलिटिकल आता है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है? ये किसी 2 स्टेट या किसी 2 डिस्ट्रिक्ट या 2 विलेज या 2 नेशन के बीच में इन्वायरमेंटल बाउंड्रीज की बात की जाती है। सॉरी। तो ये सारी चीज़ें आपका इन्वायरमेंट के डिस्क्रिप्शन में आता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा सरल भाषा में बताऊँ। थैंक यू वेरी मच।
और जल्द ही मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ। दरअसल ये सारे चीज़ें मटेरियल ढूंढने और पढ़ने में जो है बहुत समय लगता है, तो थोड़ा लेट होता है, पर थैंक्स कि आप लोग देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। कोई क्यूरी होगी तो मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, 8853253249। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मेरा मोबाइल नंबर भी यही है जिस पे ये मैं वीडियो चला के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।